सुदर्शन गुप्ता, गवर्नमेंट एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, शिवपुरी। देखिए, आज हम आपको हाई स्कूल सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2019 यानी हम 2019 का सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम का जो पेपर है 10th का हाई स्कूल का, वो आपके सामने लेकर आए हैं। इसको कराने का उद्देश्य है कि सप्लीमेंट्री के जो क्वेश्चन रहते हैं वो एनुअल में बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है। दूसरे 2019 का इस सत्र यानी 2021 में और ज़्यादा चांसेस हैं कि 2020 का 21 में सेम टू सेम ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है। एक साल गैप दे के जो ईयर रहता है उसके क्वेश्चनों को यदि हम अच्छी तरह से कर लें तो उनके चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको निर्देश पढ़ना होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, चाहे वो विज्ञान का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, सोशल साइंस या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी का भी हो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें पेपर को सॉल्व करना रहता है। तो इसमें क्या है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य हैं। 1 से लेके 5 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जिसके अंदर मतलब जो चॉइस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, मैचिंग वाले यानी जोड़ियाँ वाले, सत्य सत्य वाले, और एक शब्द में आंसर दो, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। फिर 6 से लेके जो 26 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें आंतरिक विकल्प इंटरनल चॉइस दी है यानी अथवा दिए हैं, और जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है हमें। इस प्रकार से हमको इसके इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, अर्थमेटिक सीरीज है ना। क्या दिया है? 6, 9, 12, 15। इसका हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर निकालना है। तो हमको मालूम है, क्लियर दिखता है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 6, और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो इसका जो दूसरा पद है वो 9 है और पहला पद है 6। तो यदि 9 में से हम 6 को सेपरेट करेंगे, घटाएंगे, तो 3 बचेगा। इसका मतलब है कि जो सार्वंतर है वो 3 है और फर्स्ट टर्म हमको 6 दिख ही रहा है। सबसे पहले इसने क्या पूछा? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, इसके बाद में 3 लिखेंगे। तो 6 और 3 कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर है 6, 3। 3, 6 नहीं लिखना, 6, 3 है, क्योंकि सबसे पहले जो पूछा है तो फर्स्ट टर्म 6 है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर है वो 3 है। इस प्रकार से हमारा जो अगला वस्तुनिष्ठ है वो है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, यानी सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड हैं वो 4:9 के रेशो में है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया का हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इसमें एक थ्योरम अप्लाई होगी कि समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल में होती है वो वाली प्रॉपर्टी कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के रेशो या रेशो का स्क्वायर की बात है कि चाहे हम स्क्वायर करके रेशो निकालें, चाहे रेशो करके स्क्वायर निकालें, उनके अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं की जो संगत भुजाएं हैं, करस्पॉन्डिंग साइड हैं, उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 16:81, क्योंकि 4:9 है तो उसका हम स्क्वायर करेंगे तो 16 और 81, 16:81 इसका
आंसर होगा। तो 16:81 हमको डी ऑप्शन में मिलता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है डी 16:81। अगला जो क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, इसके अद्वितीय हल होने की शर्त, यानी यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है अद्वितीय हल। तो हमें पता है कि अद्वितीय हल का सिंपल सा जो फॉर्मूला रहता है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो इसका यह अद्वितीय हल होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। अद्वितीय हल के लिए कोई भी हल ना होने के लिए, अनंत आने का न होने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा अद्वितीय हल की कंडीशन है, शर्त है। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कोई वृत्त है, कोई सर्किल है, तो उसका जो परिमाप और क्षेत्रफल है, परिमाप यानी पैरामीटर और क्षेत्रफल यानी एरिया, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। यानी हमने परिमाप और क्षेत्रफल निकाला तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर आया, तो बताना है कि फिर उसकी त्रिज्या कितनी होना चाहिए। तो हमने देखा कि परिमाप कितना होता है 2πr और एरिया कितना होता है πr²। तो यदि हम सोचें कि पाई से पाई कैंसिल कर दें और इसको आर से एक आर कैंसिल कर दें, तो जो हमारा आर इक्वल कितना बचेगा 2, तो आर इक्वल 2 आ जाएगा। यानी उसकी रेडियस कितनी होना चाहिए 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2, ये 2 यूनिट है। तो यदि हम इसका परिमाप निकालेंगे तो देखो 2πr, त्रिज्या कितनी हो गई 2, तो यहाँ पे r की जगह पे अपन क्या लिखेंगे 2, तो 2π × 2 तो कितना जाएगा 4π। और यदि इसका अपन एरिया निकालेंगे तो πr² से r तो हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर वो भी कितना आ गया 4π। तो दोनों बराबर आ गए ना। वही क्वेश्चन कहता है कि एरिया और पैरामीटर यानी परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, तो त्रिज्या कितनी होना चाहिए। उसके लिए आपकी त्रिज्या 2, यानी इसका ऑप्शन है ए वाला। तो चौथी का ए 2 यूनिट इसका आंसर है। इसके बाद में जो फिफ्थ है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 1 से 0 से कम नहीं हो सकती। 1 से ज़्यादा यानी 1 पॉइंट समथिंग। यदि ये हमारा 3/2 होता, कितना होता 3/2, तो ये भी नहीं हो पाती क्योंकि 1 से ज़्यादा हो गया। लेकिन ये तो 2/3 यानी 1 से कम है, चलेगा। इस प्रकार से सारे हो सकते हैं और 1 0 से कम यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती 0 से कम और 1 से ज़्यादा। 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी यानी P, और 1 हो सकती है। मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से ग्रेटर होगी, इक्वल भी हो सकती है, और 0 से ज़्यादा, और 1 से कम होगी, 1 नहीं हो सकती। इस प्रकार से अपन को प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि 1 से कम होगी या इक्वल होगी और 0 से ग्रेटर होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका माइनस वाला होगा कि माइनस में कभी भी नहीं हो सकती। अब इसके बाद में इंग्लिश मीडियम में आ जाती हैं जी। तो इंग्लिश मीडियम में अपन ने इस पर चर्चा कर ली, तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से कर सकते हो। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी अपन को फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करना है। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, √2 एक संख्या है। √2 क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे अपन अपरिमेय इस प्रकार सा रख देंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या है। द्विघाती बहुपद के ग्राफ का आकार, यदि कोई बहुपद द्विघात वाला है तो उसका आता है परवलय। परवलय
वलय के आकार का होता है, या परवलयाकार भी अपन लिख सकते हैं। तो परवलयाकार रहता है, परवलय का यानी इस टाइप का शेप का रहता है ऐसा। यदि अपन उसका वो देखें, पैराबोला आप बड़ी क्लास में देखेंगे तो अभी अपन को बताना है परवलय के आकार का होता है द्विघात बहुपद का गिराव। इसमें शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस प्रकार से इसको अपन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगला, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का, तो जैसे मान लिया कि ये आपका है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब ये मान के चलें जी एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और जहाँ पे कोई पॉइंट है 4 और 3, ये मान के चलें। तो अब ये देखते हैं ये पॉइंट की 4 से जो वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो जो वाई अक्ष है, तो अपन ने देखा कि वाई अक्ष से जो वाई अक्ष, तो यहाँ से जो पॉइंट है ये कितनी दूर है। तो जे वाली वैल्यू तो एक्स की हो गई ना जी, क्योंकि जी देखो जी एक्स, यहाँ से ऐसे जैसे जाएंगे तो एक्स हो जाएगा। तो जे एक्स की वैल्यू कितनी है 4। तो वाई अक्ष से दूरी जो पॉइंट है उसका एक्स निर्देशांक होगा। कौन सा निर्देशांक होगा, एक्स निर्देशांक। वाई अक्ष से दूरी यदि एक्स अक्ष से पूछी जाती तो अपन दोबारा से देखते हैं कि एक्स अक्ष से दूरी, ये मान लो एक्स अक्ष है तो कितनी दूरी पर है। तो जैसे वो ऊपर जाएंगे तो ये वाई की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू। तो ये वाई की वैल्यू कितनी है 3। तो एक्स अक्ष से दूरी 3, यानी एक्स अक्ष से दूरी निकालेंगे तो वाई का मान, और वाई अक्ष से दूरी निकालेंगे तो एक्स का मान। इस प्रकार से हमें मालूम है कि वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, यानी उस बिंदु का क्या होता है एक्स निर्देशांक। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में अपन उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाती है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। यानी वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली, वृत्त को जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसको हम क्या कहेंगे। तो सबको मालूम है कि वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम कहते हैं टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा। ये वृत्त है, वृत्त को एक बिंदु का, हमेशा कोई रेखा है वृत्त को ऐसे जीने की एक बिंदु पर कर रही है, क्योंकि ये लाइन है तो लाइन तो बढ़ाएंगे तो या तो रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, या वो करेगी ही नहीं, दूर से चली जाएगी, तो करेगी तो एक पे भी कर सकती है इस प्रकार से। तो या तो कोई लाइन किसी भी वृत्त को, सर्कल को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में देखो जी आपका सर्कल है और जी लाइन है, इसको काट ही नहीं रही, वो लाइन बाहर से चली गई और काट रही है। तो इसमें कितने बिंदु पर काट रही है, 2 बिंदु पर काट रही है, और इसमें 1 बिंदु पर काट रही है। तो यदि कोई लाइन किसी वृत्त को एक बिंदु पर काटती है, एक पॉइंट पर काटती है, तो वो उसकी स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहलाती है। तो इस प्रकार से जी हमारा इसमें ऑप्शन क्या भरेंगे कि वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहती है। तो यहाँ पे अपन स्पर्श रेखा का ऑप्शन इसमें हम भर देंगे, फिल कर देंगे। इसके बाद में ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारे इंग्लिश में आ जाती हैं। तो इंग्लिश का जो हम उसमें पेपर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के आंसर वो हमने बता ही दिए, तो इसको डबल से दोबारा से उसको रिवाइज या दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है सत्य वाला। तो घात 3 के बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, यानी यदि 3 पावर का कोई पॉलिनोमियल है, 3 घात का बहुपद है, तो उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकती हैं। तो ये गलत है, असत्य है, फॉल्स है। क्यों कि 3 घात के बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होती हैं। 2 घात की 2 होती हैं, 4 घात वाले के 4 होती हैं, अधिक से अधिक उससे कम हो सकती हैं क्योंकि रिपीट हो जाएंगे। कुछ ऐसे रहते हैं कि शून्यक उसमें बराबर हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, तो
अधिक से अधिक हो कितनी सकती हैं, तो यदि हम चाहें तो अधिक से अधिक निकालेंगे तो 3 पावर के हैं तो अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे, लेकिन जो वो कहता है कि अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं तो ये गलत है। इसके बाद में वो कहता है कि एक ये वर्ग समीकरण दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके मूल 2 और ऋण 5 हैं। तो यदि अपन इसके फैक्टर करेंगे, इसके खंड करेंगे, तो इसके वर्णखंड करने के लिए 10 है, उनको गुणा चाहिए, तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। तो इसके यदि हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, x - 5 और x + 2 ये आ जाएगा हमारा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इससे यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो x की 5 निकलेगी, x = 5, और इससे निकलेगी x = -2, यानी इसके जो मूल हैं, रूट हैं, वो क्या आएगी 5 और -2। वो कहता है कि नहीं, -5 और 2 उल्टे दे दिए, साइन डिफरेंट कर दिया। तो x मतलब प्लस के तो 5 होना चाहिए, पर वो माइनस के 5 दिया है, और माइनस में 2 होना चाहिए, वो उन्होंने प्लस में 2 दिया है। इसका मतलब है कि ये वाला भी फॉल्स है, ये हम इसका मतलब ये वाला भी फॉल्स है, असत्य है। इसमें हमें मूल 2 और ऋण 5 होंगे, ये गलत है। ऋण 2 और 5 होंगे, ये सही था, तो ये हमारा फॉल्स है। अब इसी के बाद में है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो जी बिल्कुल सही है कि वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्श रेखा होगी, कोई एक पॉइंट और दूसरा आ जाएगा तो फिर से एक ही स्पर्श रेखा होगी, यानी वृत्त पर कोई एक बिंदु है तो वृत्त के एक बिंदु पर तो एक ही टेंजेंट होती है। तो वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होती है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो ये आपका सत्य है। तो ये वाला अपन ने शुरू में लिखा था, ये आपका था फॉल्स, ये भी आपका है फॉल्स, और ये आपका है ट्रू। अब अगला क्वेश्चन है 4th वाला कि द्विघातीय समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ a 0 नहीं है। तो बिल्कुल सही है, आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा ही होता है। और लास्ट ट्रू फॉल्स है 77 में लास्ट वाला क्वेश्चन है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन में वर्ग की बारंबारता अधिक होती है, यानी जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं, मॉडल क्लास कहते हैं, यानी मॉडल वर्ग या बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें मालूम है कि यदि कोई बारंबारता बंटन है वर्गीकृत वाला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 प्रकार से, तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो ये भी आपका ट्रू है। इस प्रकार से ऊपर के 2 असत्य हैं और नीचे के 3 सत्य हैं। तो ये सत्य इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब हमको ये इंग्लिश में दिया है ट्रू फॉल्स, तो वही इंग्लिश में ट्रू फॉल्स हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में जोड़िया वाला है। जोड़िया वाला बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला बेस है, सबसे सिंपल रहती हैं जोड़ियाँ कि sin 90 - थीटा = cos थीटा। तो इसका अपना cos थीटा आ जाएगा, यानी थीटा की जगह पर a दिया है तो sin 90 - a cos a। इस प्रकार से cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अपन अगला वाला भी देख सकते हैं, डिफरेंट कलर में आपको समझने में क्लियर हो जाएगा कि हम किसका आंसर है। 1 - cos² a, 1 - cos² a क्या होता है, sin स्क्वायर a। ये वाला क्वेश्चन अपन इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि 1 - cos² a sin स्क्वायर a, और रूट से बाहर आके sin a हो जाएगा। तो ये sin a का अपन इसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब जो एक लास्ट बचा है उसको अपन को देखना है कि sec a, तो 1 + tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a होता है। इसकी जो सर्वसम का है आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर a यानी sec स्क्वायर a, और बाहर आके रूट के बाहर आके sec हो जाएगा। इस प्रकार इसका आपका sec हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपके बड़े सिंपल से हैं, फार्मूला बेस्ड हैं, तो जोड़ियों को भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये इंग्लिश में हमारी टेबल है, तो करेक्ट द कॉलम को इनको अपन को करेक्ट बताना है, तो ये भी हम सिंपल है
इसको हम कर ही चुके। अब एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना है हमको, एक शब्द में उत्तर दीजिए। रैखिक समीकरण का युग्म, ये एक पेयर दिया है, बताना है ये संगत है या असंगत। तो हमें मालूम है कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण दिया रहता है तो संगत और असंगत में वही रहता है, कॉन्सिस्टेंस और इनकॉन्सिस्टेंस, यानी संगत और असंगत। कॉन्सिस्टेंस यानी संगत और इनकॉन्सिस्टेंस यानी असंगत। संगत असंगत क्या हो सकता है, क्या होता है कि जिसका सॉल्यूशन निकलता है, जिसका हल निकलता है, चाहे वो अद्वितीय हल निकले या अनंततः अनेक हल निकले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, संगत। और यदि सॉल्यूशन नहीं है तो वो कहलाता है असंगत, यानी जिसके सॉल्यूशन हैं, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, यदि सॉल्यूशन निकलती हैं तो वो संगत कहलाता है, और उसका हल नहीं होता यानी सॉल्यूशन नहीं होता तो असंगत कहलाता है। तो अच्छी वाला कैसा है, तो हमने देखा कि जब भी संगत या असंगत देखना है तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इसमें बीच में बराबर वगैरह कुछ लगा नहीं रहा, पहले इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो A1/A2 तो हमने देखा जहाँ पे A1 कितना है 1, और जहाँ पे A1/A2 कितना है यहाँ पे 2, तो A1/A2 यानी 1/2, तो जहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/2, तो जी A1/A2 आ जाएगा 1/2। B1/B2 तो इधर देखो जी B1 यहाँ पे 1 है और जहाँ पे B1 2 है, तो वो भी कितना आ गया 1/2, और C1/C2 5/10, ये 5 है उधर 10 है, तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो अब अपन कह सकते हैं ये तीनों बराबर, ये 1/2 आ गया। तो अब अपन कह सकते हैं कि ये तीनों बराबर हैं। तो तीनों बराबर में क्या होता है कि अनंततः अनेक हल होते हैं। तो जब तीनों बराबर रहते हैं तो अनंततः अनेक हल, जब अनंततः अनेक हल हैं इसका मतलब हल तो हैं, तो हल हैं तो बीजी कैसा है आपका संगत। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा संगत। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप तो आपको मालूम है A+D, A+2D, ऐसे करते करते अपन डॉट 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 करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाता है। अब अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक एलिवेशन होता है उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण क्या होता है, तो जब प्रेक्षक ऊंचाई पर रहता है, प्रेक्षक यानी जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर ऊंचाई पर रहता है, तो जो दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा यदि क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर है, दृष्टि रेखा मतलब जिस चीज़ को वो देखता है ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक ऊपर है और वस्तु नीचे है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो यहाँ पर अपना कोई ऑब्जेक्ट है और जहाँ पे हमारा प्रेक्षक है। तो यदि प्रेक्षक ऊंचाई पर है और वो नीचे किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। यानी क्या होता है कि ये हमारा प्रेक्षक है, जहाँ पे कोई वस्तु है, तो ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। क्षैतिज रेखा यानी जो बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल चलती है। और ये दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं कि वस्तु को और आँख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर है, देखो जी नीचे की ओर है, तो दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। तो इस प्रकार से यदि ऑब्जर्वर जो ऊपर रहता है और ऑब्जेक्ट नीचे रहता है, तो ऊपर से नीचे की ओर यदि हम देखेंगे तो जो हमारी दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज रेखा के नीचे हो जाएगी। इस प्रकार दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
तो ये आपका वृत्त होता है और दो त्रिज्याओं के बीच में जो एरिया रहता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। ये आपका त्रिज्यखंड इस प्रकार से ये आपका त्रिज्यखंड होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसको अपन इंग्लिश में त्रिज्यखंड को क्या कहते हैं कि द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर का एरिया क्या होगा ऑफ अ सर्किल, सर्किल के सेक्टर का एरिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो पाई आर स्क्वायर में θ/360 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं। तीन केंद्रीय, तो अगला है तीन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में संबंध। तीन केंद्रीय मीन मॉड मीडियन यानी समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक, इनमें संबंध लिखना है, रिलेशन लिखना है। तो उसका रिलेशन सबको मालूम होना चाहिए कि मीन मॉड मीडियन में रिलेशन क्या होता है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि बहुलक यानी मॉड बराबर बहुलक बराबर 3 और गुणा माध्यक, माध्यक यानी ये मीडियन -2 और माध्य, ये इसका फॉर्मूला होता है। 3 है जी, 3 गुणा माध्यक और 2 गुणा माध्य। इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला है कि यदि हम बहुलक निकालें तो मीडियन में 3 का मल्टीप्लाई करें और मीन में 2 का मल्टीप्लाई करें और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास बहुलक आ जाएगा, यानी मॉड इक्वल 3 इंटू माध्यक यानी मीडियन -2 इंटू मीन। तो ये आपको फॉर्मूला इसमें अपन लिख सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के उसमें संबंध, मापकों में यानी जो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति को अपन क्या बोलते हैं, लिखा है सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। मेजर यानी उसको कैसे मापेंगे, तो इसके 3 रहते हैं, मीन मॉड मीडियन, समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक। तो इनमें आपस में रिलेशन होता है, ये अपन इसको कर चुके। इस प्रकार से हमारे OT 5 कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चनों का हम वीडियो आपको अलग से अपलोड करेंगे और ये आपको OT कैसे लगते हैं, आपको समझ में आए कि नहीं, इनका आप फीडबैक के माध्यम से हमें बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, अपने साथियों तक उसको पहुंचाना, जिससे आपको सप्लीमेंट्री के और क्वेश्चन के सॉल्यूशन वाला वीडियो, हम उसमें सारे सॉल्यूशन भेजेंगे और उसको अथवा सहित और सहित जितने भी रहते हैं अथवा सहित सारे सॉल्यूशन का वीडियो हम जल्दी ही भेजेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। नमस्कार, जय हिंद।